नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज विद SICS पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यापम के एग्ज़ाम जैसे पटवारी, MPSI, वन रक्षक में इंग्लिश सब्जेक्ट के पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन के बारे में कि नरेशन के क्वेश्चन अगर व्यापम के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे नरेशन के बारे में समझते हैं कि नरेशन होता क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि नरेशन क्या होता है। देखिए, नरेशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो हो गई हमारे सामने कि नरेशन क्या होगा। तो नरेशन होता है किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना, या हिंदी में आप कह सकते हो तो किसी चीज़ का क्या करना भाई, वर्णन करना या बताना, है ना, इसे कहा जाता है नरेशन। अब ये जो आपके सामने नरेशन होते हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड है ना। इन्हें हम लोग स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्पीच। जो नरेशन होता है, वर्णन जो होता है ना, वो आपके बोलने के तरीके पे निर्भर करती है। और बोलने का जो आपका तरीका होता है, स्पीच जो होती है, दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। कौन सी दो कैटेगरी? एक तो आपके पास होती है डायरेक्ट स्पीच। कैसी स्पीच होगी? डायरेक्ट स्पीच, है ना। स्पीच आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा आपने नाम सुना होगा इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच हो गया और एक कैसा स्पीच हो गया है, इनडायरेक्ट स्पीच। अभी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है, इनके बारे में अगर हम समझेंगे तो आपने कहा देखो, एक क्या होगा, जैसे मैं व्यक्ति हूँ, मुझे आपको कोई बात बोलना है तो मैं डायरेक्ट आपको बोल दूंगा, तो ये कहलाता है आपका डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो पहली बात तो आपने कहा सर देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये आपका हो गया स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति हो गया, स्पीकर हो गया, और ये सीधे तौर पे अगर अपनी बात लिसनर को पहुंचा रहा है तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में ये जो स्पीकर कोई बात कह रहा है, इस बात को हम लोग लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस बात को हम लोग लिखते हैं कहाँ लिखते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच होता है कि आप सुनने वाले हो, मैं बोलने वाला हूँ, डायरेक्ट मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने बारे में बता रहा हूँ, आपके बारे में बता रहा हूँ, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। समझ में आ रहा है? सपोज़ करो आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ो, तो ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। मैं आपसे कहूँ कि रेगुलर अटेंड करो, रोज़ पढ़ाई करो, ये सब बातें हैं, पर आप सुन नहीं रहे हो। मुझे पता है कि आप किस तरीके से सुनोगे। मैंने आपके सुनने के तरीके, आपके पापा, मैं आपके पापा के पास जाऊंगा, आपके पापा को बोलूँगा आपका बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा है। अब आपके पापा आपसे जाके क्या कहेंगे कि तुम्हारे टीचर ने मुझसे ये कहा है कि तुम क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है? ये बात मुझे आप तक पहुँचाना था, पर पहुँचाई किसके थ्रू? आपके पापा के थ्रू। तो यहाँ एक बात समझो, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो देखो, जैसे पहले मैं बोलने वाला था, ठीक है, तो मैं हो गया स्पीकर, आपके पापा सुनने वाले थे, तो आपके पापा कौन हो गए? लिसनर हो गए। अब जैसे आपके पापा घर पहुँचे तो आपके पापा क्या बन गए? स्पीकर बन गए। और आप क्या हो गए? तो आप हो गए हैं लिसनर, है ना। आप क्या हो गए यहाँ पे? लिसनर हो गए। ठीक है। तो देखो यहाँ समझो, एक बात समझो कि मुझे अपनी बात, मान लो ये टीचर है, ये कौन है? टीचर है। मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाना था, स्टूडेंट तक, है ना। अपनी बात मुझे कहाँ तक पहुंचाना था? स्टूडेंट। तो अपनी बात को इस स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए अगर मैं किसी मीडिएटर का यूज़ कर रहा हूँ तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन देखो, मान लो कि ये आपके पास टीचर है और स्टूडेंट है, अगर मैं अपनी बात डायरेक्ट आपसे कह रहा हूँ तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं अपनी बात सीधे तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई कीजिए तो ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इसी बात को मैं आपके पापा को कहता हूँ कि आप अपने बेटे से या बेटी से कहिए कि पढ़ाई कीजिए, तो आपके पापा आपसे क्या कहेंगे कि तुम्हें पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात किसी मीडिएटर के थ्रू लिसनर तक पहुँचाना कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी बात क्लियर है? अच्छा चलो, यहाँ से भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग एक सेंटेंस लिख लेते हैं कि सेंटेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे कैसे जाते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं, रवि सेड टू मुकुल, रवि सेड टू मुकुल, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है भाई, रवि है, रवि कहीं बड़ी शहर में रहता है, कहीं और रहता है। वो अपने गांव आया, गांव आके मुकुल से अपने दोस्तों से मिला। मुकुल से उसने कहा कि मैं तो वहाँ पे ना डॉक्टर हूँ। मैं क्या हूँ? डॉक्टर हूँ। ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। यही बात मुकुल, अब मान लो आपको कोई तीसरा व्यक्ति हो गया, मतलब मान लो एक व्यक्ति राजेश है, मुकुल अब ये बात राजेश से जाके कहेगा तो क्या कहेगा कि वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वह क्या है? डॉक्टर है। तो जब एक बात समझो, रवि ने मुकुल से कहा तो रवि ने मुकुल से क्या कहा कि मैं डॉक्टर हूँ,
है ना। कौन है डॉक्टर? मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन यही बात मुकुल जब राजेश को कह रहा है तो क्या कह रहा है कि वह डॉक्टर है ना। क्या है? वह डॉक्टर है। तो आपने कहा सर ये कहलाता आपका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ देखो रवि बोलने वाला है, मतलब आप कह दोगे सर स्पीकर है। क्या है ये? स्पीकर है। ये किसी समय को बता रहा है। सेड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट टेंस है। आपने कहा सर देखो ये बोलने का समय बता रहा है, बोलने का जो समय बताता है उसे हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे उसे हम? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो देखो डायरेक्ट स्पीच में हम क्या क्या चीज़ें होती है, तो एक स्पीकर हो गया, एक रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। इस व्यक्ति को आप कहोगे लिसनर। क्या कहोगे इसे? लिसनर कह दोगे। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा पार्ट लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूरा पार्ट लिखा है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे भाई? इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। समझ में आ रहा है? देखो आपके पास डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या रहेगा, तो एक स्पीकर रहेगा, एक आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी, एक आपके लिसनर रहेगा और एक आपके पास क्या रहेगी? रिपोर्टेड स्पीच रहेगी। अब मुझे बनाना है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनाना है भाई? इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए मुझे छोटे मोटे कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे भाई? कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए मुझे कुछ क्या करना पड़ेंगे? चेंजेस करना पड़ेंगे। तो चेंजेस देखो क्या क्या करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बाकी कुछ जो है वो हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। बाकी डिटेल में हम लोग इस टॉपिक को कवर अप करेंगे, पर अभी अपकमिंग कुछ एग्जाम्स है बच्चों के लिए, तो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज पे फोकस करें, तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते, बाकी क्वेश्चन में देखेंगे। तो कुछ आपको बेसिक चेंजेस करना पड़ेंगे। और चेंजेस में पहला चेंजेस क्या होगा? रवि स्पीकर है, स्पीकर में कोई बदलाव नहीं होता। स्पीकर में अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर कौन आएगा आपके पास? तो आपको सर रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी भाई? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहला चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब में देखो आपके पास सामने क्या चेंज होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे आप इस्तेमाल करते हो किसका? से का। किसका इस्तेमाल करोगे भाई? से का। से का नहीं तो इस्तेमाल किसका कर जाओगे? सेज का। भाई यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ सेज होगा। सेज नहीं तो क्या कह दोगे आप? सेड। वर्ब का सेकंड फॉर्म कह दोगे। और भी आप कह सकते हो, जैसे फ्यूचर टेंस है तो आप क्या कह सकते हो? विल से कह सकते हो। फ्यूचर टेंस मतलब विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये आपके पास आ रही है जब आपका लिखा हो कौन सी स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच लिखी हो भाई? डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच की आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसे अगर मुझे लिखना हो इनडायरेक्ट स्पीच में, किस में लिखना हो? इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए देखो मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ समझो, इनडायरेक्ट स्पीच डिपेंड करता है लिसनर है या नहीं है। एक तो आपका लिसनर होगा और एक लिसनर नहीं होगा। तो अगर लिसनर है तो लिसनर जुड़ा होगा किससे? टू से। देखो ये लिखा होता है ना कि अगर सेट टू लिखा है तो टोल्ड लिखना है, तो टू का कोई लेना देना नहीं, लेना देना है किससे? लिसनर से। अगर लिसनर नहीं है तो ये वर्ब सेम टू सेम लिखेंगे, है ना। सुनने वाला अगर नहीं है ना, ये व्यक्ति लिसनर है, अगर लिसनर नहीं तो वर्ब सेम टू सेम आती है, मतलब से है तो से होगा, सेज है तो सेज होगा, सेड है तो सेड होगा। ठीक है, और विल से है तो विल से ही होगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपके लिसनर लिखा है तो लिसनर टू से जुड़ा होता है। जनरली हम लोग ये कहते हैं, आपको किताबें देखोगे या फिर आप बहुत सारी चीज़ें देखो तो वहाँ लिखा है कि सेट टू के साथ अगर सेट के साथ अगर टू लिखा है तो टोल्ड में बदलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, टू का कोई लेना देना नहीं, लेना देना लिसनर से, कि अगर लिसनर है तो से का हो जाएगा। से का फर्स्ट फॉर्म होता है टेल, तो आप फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे टेल। ठीक है, सेज है तो आपने कहा सर टेल के साथ एस एस लगाऊंगा तो हो जाएगा टेल, सिंगुलर के साथ लगेगा। अब मुझे क्या करा है? सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो टेल का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। ऐसे जितने भी टेंस है उस टेंस में हम लोग चेंज करेंगे। विल से है तो विल से का क्या हो जाएगा? तो विल से का हो जाएगा विल, और इसके बाद हो जाएगा आपका टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, विल टोल्ड नहीं होगा भाई, विल टेल होगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए विल के बाद, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हमें क्या कहना पड़ेगा? विल टेल कहना पड़ेगा। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं, इनका ध्यान रखना है। तो एक तो आपके पास चेंज क्या हो गया? तो आपका चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या चेंजेस होते हैं तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। देखो मैं थोड़ा इधर हट जाता हूँ, फिर लिख देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें लिख देता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। अब दूसरा देखो, स्पीकर में कोई चेंज नहीं हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस मैंने लिख दिए हैं। लिसनर में कोई चेंज नहीं होगा। अगला वर्ड आता है आपके पास इन्वर्टेड कॉमा। अगला वर्ड क्या आता है आपके पास? इन्वर्टेड कॉमा। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, ये चेंज होता है कंजंक्शन में। किस में चेंज होता है? कंजंक्शन। अलग अलग कंजंक्शन लगते हैं, जैसे आपके असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो आप इस्तेमाल कर जाते हो यहाँ पर
दैट का, है ना, कौन सा ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दोगे आप, दैट लगा दोगे। और लिख देता हूँ मैं कि जैसे अगर आपके पास हो क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे लिखे हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इन्हें कह सकते हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगर हम बारे में बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ का, किसका, इफ़ का। इफ़ का नहीं तो हम इस्तेमाल कर जाएंगे वेदर का, किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, वेदर का। वेदर का नहीं तो अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड लिखा है, क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन वर्ड, कोई भी जैसे लिखा होगा ना कि व्हेन विल यू गो, या फिर जो भी आपके पास लिखा है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम बना देंगे कंजंक्शन। ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या हट जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा। बाकी के जो चेंजेस है वो रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। किस में चेंजेस होंगे भाई, रिपोर्टेड स्पीच में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब रिपोर्टेड स्पीच में आपके क्या क्या चेंजेस होंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के चेंज देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है रिपोर्टेड स्पीच, है ना, क्या लिखा होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ये थर्ड पॉइंट हो गया। देखो हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस देख लिए। पहला तो मैंने ये कहा कि स्पीकर में कोई बदलाव नहीं है, मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में वो डिटेल में आपको समझ में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लिसनर नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, लिसनर है तो ये से का कन्वर्ट होगा टेल में। इसके जो भी फॉर्म है आपको फॉर्म वाइज इनको चेंज करना है। अगला मैंने कहा कि लिसनर में कोई चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा हट के कंजंक्शन लगता है। पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन की जगह हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इफ़ लगेगा, इफ़ नहीं तो वेदर, और वेदर नहीं तो जो भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है उसका इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस होंगे। तो पहला जो चेंजेस होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन का। किसका चेंजेस होगा भाई, पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन आप लोग जानते होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को डिनोट करता है, और पर्सन 3 कैटेगरी के होते हैं। पर्सन कितनी कैटेगरी के होते हैं, 3 कैटेगरी के, है ना, 3 कैटेगरी के आपके पर्सन होते हैं। कौन कौन से 3 कैटेगरी के पर्सन होते हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखो एक तो अभी मैं बोलने का काम कर रहा हूँ तो एक आपका कहलाएगा स्पीकर। कौन कहलाएगा आपका, एक स्पीकर कहलाएगा। दूसरा मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो तो सुनने वाला मतलब कौन कहलाएगा, लिसनर कहलाएगा, ठीक है, लिसनर कहलाएगा। एक होता है कि हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने कहा सर जिनके बारे में बात करें वो तो यहाँ है ही नहीं और वो यहाँ नहीं है, तो उन्हें हम लोग कहेंगे नॉन एक्टिव पर्सन। अब देखो स्पीकर की अगर मैं बात करता हूँ, स्पीकर की बात करूँ तो बोलने का काम या तो मैं कर रहा हूँ और मैं नहीं तो मेरे साथ आप भी करोगे तो हम होगा। तो स्पीकर जो होता है वो कहलाता है या तो आई और आई नहीं तो वी। लिसनर की अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो यू लिसनर है। हम जिसके बारे में बात करें तो वो या तो हो सकता है लड़का, लड़का नहीं तो फिर हो सकती है लड़की, तो लड़की के लिए शी, हो सकती कोई वस्तु तो क्या लगाओगे, इट, और अगर एक से ज़्यादा है तो क्या लगा दोगे वहाँ पे, दे लगा दोगे। ये सारे के सारे जो वर्ड लिखे ना, सारे के सारे वर्ड कहलाते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस कहलाते हैं, एक बार समझ लो, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जो वर्ब से पहले आ जाए। फिर दूसरा होता है इनका ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है भाई, दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। पहला सब्जेक्टिव केस हो गया, दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो देखो ऑब्जेक्टिव केस आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, आई का मी होगा, वी का क्या होगा, अस होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का इट ही होगा, और दे का हो जाएगा देम। ये आपके कहलाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या कहलाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव केस। एक और केस होता है, एक और केस होता है जिसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव केस। कौन सा केस कहेंगे भाई, पॉजिटिव केस। तो आई का पॉजिटिव केस जो होता है वो होता है माय, वी का हो जाता है आर, यू का हो जाता है योर, अधिकार बताने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ही का हो जाता है हिज, शी का हर ही होगा। नेक्स्ट है इट का इट्स हो जाएगा, और दे का हो जाएगा देयर, दे का क्या हो जाएगा, देयर। तो आपने कहा सर देखो पर्सनल प्रोनाउन में चेंज होता है, मतलब आई का आई मी एंड माई, वी अस आर, यू यू योर, ठीक है, ही हिम हिज, शी हर हर, इट इट इट्स, दे देम और देयर। क्लियर है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो कि इस सेंटेंस में क्या लिखा है, आई, क्या लिखा है, आई एम ए डॉक्टर, ये कौन कह रहा है, रवि। रवि कौन है, स्पीकर है। तो आप क्या करोगे, आपको क्या बात ध्यान रखना है, कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करते आपको, ये चीज़ें आपको बस थोड़ी सी ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन है ना, ये कहलाता है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं भाई, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग। ये जो है ना सुनने वाला है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है। कौन होता है, यू। और यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग। मतलब यू का कोई भी केस लिखा है तो वो लिसनर के हिसाब से बदलेगा। आई और वी का कोई भी केस
केस लिखा है तो वो स्पीकर के हिसाब से बदलेगा। नेक्स्ट आपके पास होता है थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन होता है भाई? थर्ड पर्सन। मतलब ही, शी, इट या दे लिखा हो तो मैंने कहा भाई नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं, ये आपके किसी भी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दी कि आई और वी का कोई भी केस है तो स्पीकर मतलब बोलने वाला जो लिखा उसके हिसाब से बदलोगे। यू का कोई भी केस लिखा है तो ये लिसनर होता है, मतलब लिसनर जो भी होगा उसके हिसाब से बदलोगे। नॉन एक्टिव पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये पर्सनल प्रोनाउन के चेंज हो गए। बाकी जो आपके पास चेंजेस बच रहे हैं वो है आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। कि रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस लिखा हो भाई, किसी समय वो बात कही गई होगी, है ना। तो यहाँ देखो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, इधर देखो टेंस ऑफ रिपोर्ट। जैसे यहाँ लिखा आई एम ए डॉक्टर, क्या लिखा है भाई? आई एम ए डॉक्टर। तो आपको सर ये तो प्रेजेंट वाली बात है। कैसी बात है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट वाली बात ज़रूर है लेकिन कहीं कब है आपने, तो कहीं पास्ट में, क्योंकि सेड लिखा है। तो यहाँ देखो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। किस पे डिपेंड करता है भाई? रिपोर्टिंग वर्ब पर। मैं अभी आपको थोड़ा सा बस हिंट दे देता हूँ, बाकी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि वो डिपेंड करेगा किस पे? रिपोर्टिंग वर्ब पर। कैसे डिपेंड करेगा? तो आपको सर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा, है ना। वो क्या होगा? चेंज होगा। और क्या चेंज होगा? तो वो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग पास्ट। कहाँ चले जाएगा भाई? करस्पॉन्डिंग पास्ट। मैं आपको बस सिर्फ छोटी मोटी हिंट दे रहा हूँ, बाकी हम लोग टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। वो तो अभी आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली आपकी हेल्प कर सकती है वो मैं बता रहा हूँ। क्या कहा मैंने आपके कि टेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे वुड का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वुड का, है ना। विल का वुड हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखी प्रेजेंट टेंस में, मतलब लिखा हो से लिखा हो या विल से लिखा हो, मतलब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, तो इस टेंस में, है ना, ये जो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में? पास्ट में। मतलब या तो लिखा हो सेड, या लिखा हो वॉज वर्ब के साथ सेइंग लिखा हो, या हैड सेड लिखा हो, तभी चेंज हो सकता है, वरना चेंज नहीं होगा। टेंस किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। तो ये आपके मेजर चेंजेस है। इसके बाद बहुत माइनर से चेंजेस हैं, उनको हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपके पास अगर ये टेंस बदल रहा है, जैसे अगर आपके से टेंस बदल रहा है तो आपके पास और क्या क्या बदल सकता है? तो देखो एक तो ये बता दिया, दूसरा आपका टेंस हो गया। थर्ड पॉइंट है देखो कि अगर आपका टेंस बदल रहा है तो टाइम बताने वाले वर्ड भी बदलेंगे। टाइम बताने वाले वर्ड कैसे? जैसे आपने कहा सर टुडे, क्या कहा आपने? टुडे, तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। यदि आप कह रहे हो यस्टरडे, क्या कह रहे हो आप? यस्टरडे, तो यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे। तो टाइम बताने वाले वर्ड बदलेंगे। टाइम बताने वाले वर्ड के बाद क्या क्या बदलेगा? तो फोर्थ पॉइंट आपका बदलेगा डिस्टेंस बताने वाले वर्ड। क्या बताने वाले वर्ड? डिस्टेंस, दूरी बताने वाले। कैसे? जैसे नियरनेस है कोई चीज़ पास में, हियर लिखा है, क्या लिखा है? हियर लिखा है। हियर मतलब यहाँ पास में हो रहा है, तो फारनेस मतलब दूरी में बदलेगा। तो दूरी में बदलेगा तो हियर का क्या हो जाएगा? देयर। हियर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है दिस मतलब यह, तो दिस का हो जाएगा दैट। दिस का क्या हो जाएगा? दैट। अगर आपके पास लिखा है दीज, क्या लिखा है? दीज मतलब ये पास में है, तो दीज का क्या हो जाएगा? तो दीज का हो जाएगा दोस। ये चेंजेस हैं। बाकी अदर जो चेंजेस हैं वो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ईजी चीज़ें हैं, जल्दी कवर अप कर जाओगे। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, वहाँ जो भी लगेगा। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो पहले सेंटेंस में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये आपका स्पीकर है, ये आप जानते हो। ये आपके पास जो लिखी है, ये आपके पास लिखी है कौन सी वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिखी है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका लिसनर हो गया। ये इन्वर्टेड कॉमा लिखा है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है वो लिखा है आपके पास रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिखा है आपके पास? रिपोर्टेड स्पीच लिखे। आओ जरा चेंज करने की बात करते हैं। तो चेंज करने वाली बात पे मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे पहला कि ये सेड का टोल तभी बनेगा जब यहाँ लिसनर होगा। मतलब जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में आऊँगा तो लिसनर है, मतलब सेड का क्या होना चाहिए? टोल्ड होना चाहिए। क्या यहाँ टोल्ड लिखा है क्या? नहीं,
मतलब आप कह दोगे कि सर ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट करना है। मैं आपको पिछली क्लास में जब हम लोगों ने वॉइस पढ़ाया था, जिन लोगों ने वॉइस की क्लास अटेंड नहीं करी वो एक बार वॉइस जाके देखिए, मैंने वहाँ भी कहा है कि लैंग्वेज में जब भी आपके एमसीक्यू, लैंग्वेज क्या कोई से भी सब्जेक्ट में अगर आपके एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, जब आपके पास टाइम कम हो और क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए हो। नेक्स्ट मुझे टोल्ड चाहिए था, तो टोल्ड तो बाकी तीनों जगह पे लिखा हुआ है, मतलब इन तीन में से कोई सा एक आंसर होगा, पहला आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वी विल डिस्ट्रॉय यूर होम स्टेट। होम स्टेट का मतलब होता है रियासत, हम लोग है ना, दे, इस दे, ये आपके पास क्या हो रहा है कि वी, मैंने आपसे कहा कि आई और वी जो होता है ना वो स्पीकर के अकॉर्डिंग बदलता है। किसके अकॉर्डिंग बदलता है भाई? स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो स्पीकर के अकॉर्डिंग अगर बदलेगा तो मुझे पहली बात तो और क्या चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के मुझे चाहिए दैट। क्या यहाँ दैट लिखा है क्या? क्या है दैट लिखा है क्या? नहीं लिखा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दैट इन दो जगह पे लिखा है, तो ठीक है इन दो जगह देखते हैं। वी स्पीकर, स्पीकर दे के अकॉर्डिंग, तो दे के अकॉर्डिंग दे होना चाहिए, दोनों जगह क्या लिखा? दे लिखा। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो विल लिखा है अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा और करस्पॉन्डिंग पास्ट आएगा। करस्पॉन्डिंग पास्ट में विल का जो पास्ट होता है ना, कैन नहीं होता है, विल का पास्ट है क्या होता है? वुड होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपको सर सी भी आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? मैंने आपसे क्या कहा कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हो, इसका लिसनर है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड नहीं होगा, मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मुझे इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है तो कंजंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ कंजंक्शन नहीं लिखा, मतलब दूसरा भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास इस बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट करूँ कि आप समझ जाओ कि ये पास्ट टेंस में होगी। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब या तो यहाँ सेड लिखा हो, पास्ट कंटिन्यूस मतलब वॉज वर्ब के साथ सेइंग लिखा हो, पास्ट परफेक्ट मतलब हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब सेड लिखा हो, तभी आप क्या करोगे? इसका टेंस बदलोगे, वरना इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो आप यहाँ देखो सेड लिखा तो इसका टेंस बदलना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पास्ट टाइम आना चाहिए। तो विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, कैन नहीं होता, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ईजी सवाल था। अब मैं आपको थोड़ा स्पीडली थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ तक मैं बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किड्स रोट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फेयर। देखो किड्स क्या कह रहे हैं, किड्स ने कहा, देखो रोट भी लिखा हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कहना ही तो बता रहे हो, से को रोट को दोनों एक ही, लिखने के बारे में बात कर रहे हो, कहने के बारे में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फेयर, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक बुक लिखी है किड्स ने, किड्स एक राइटर है, उन्होंने लिखी, उसमें ये चीज़ें उन्होंने बताई है, ठीक है। कि खूबसूरती ना तो कहीं जाती है ना कहीं जाएगी। अगला देखो आपके पास, देखो अब इसको मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बेसिक चीज़ें देखना है कि पहले तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा जब मैं हटाऊंगा तो मुझे दैट चाहिए। तो दैट देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ दैट नहीं लिखा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ दैट लिखा है, मतलब ये हो सकता है। अब देखो लिखा है रोट, क्या लिखा है भाई? रोट लिखा है। क्या यहाँ कहीं भी लिसनर लिखा है क्या? नहीं लिखा है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो हैज़ रिटन कैसे हो गया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर मेरे पास कितने बचे? या तो ए या तो बी। आपको आराम से समझना है, आपके पास 30 सेकंड में ना, 30 सेकंड में इजीली आप आंसर निकाल सकते हो, थोड़ा समझ के, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान दो बस आपका। ये हो गया। अब देखो ये जो बात इन्होंने कही है ना किताब में लिखी हुई है, ये कल भी यही थी, आज भी यही और कल भी यही रहेगी, मतलब इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। टेंस की अगर हम बात करें कि इसका जो टेंस है इसमें नो चेंज, कोई बदलाव नहीं हो सकती, है ना, कोई बदलाव नहीं हो सकता। कही गई जो बातें होती, लिखी हुई जो बातें होती, प्रोवर्ब हो गए, सेइंग हो गए, तो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए तो इनमें कोई बदलाव नहीं होते, कल भी थे, है ना। जैसे आपको द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। तो ये बात कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ देखो अब ये दो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखो क्या लिख दिया है, वॉज। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो आंसर आपका कौन सा हुआ? ए हो गया। इजी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स, ठीक है। यहाँ देखो ये साइन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? साइन। इसे कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन। क्या कहा जाता है भाई? एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन। और यहाँ देखोगे ना तो ये जो आपका सेंटेंस लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी तक जो हम लोग सेंटेंस देख रहे थे वो आपके एजर्टिव सेंटेंस है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताता है आपकी फीलिंग को। किसको बताता है? फीलिंग को। जैसे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो तो आप कहोगे वाओ, है ना, वी विन द मैच, ठीक है, ऐसा कहोगे, हम मैच क्या कर गए? जीत रहे।
तो आप यहाँ पे ये कहोगे, यहाँ पे लिखा है आपके पास ब्रावो, क्या लिखा है ब्रावो, ये आपकी फीलिंग को बता रहा है। किसको बता रहा है? फीलिंग को। सराहना करना किसी चीज़ के तो आप कहोगे सर अपलॉड, क्या कहोगे? अपलॉड। तो आपकी फीलिंग बता रहा है, तो आप यहाँ देखो ध्यान दो, ये बताता है अपलॉड को। किसको बताता है? अपलॉड को। तो यहाँ देखो कितनी जगह अपलॉड लिखा है, तो आपने कहा सर देखो एक और एक ही, यहाँ पे एक्सक्लेम लिखा है, ये गलत हो गया। शॉर्टेड, चिल्लाने की तो बात हो ही नहीं रही, मतलब ये भी गलत, मतलब ना तो मेरा आंसर ए हो सकता है ना ही बी। देखो क्या होता है, फीलिंग अगर आपके पास जैसे लिखा है, आपके पास लिखा है हुर्रे, क्या लिखा है भाई? हुर्रे। तो खुशी में कहते हो तो वहाँ आएगा जॉय, क्या आएगा वहाँ पे? जॉय आएगा, ठीक है। या फिर आप कहते हो वाओ, तो वाओ भी आपकी खुशी को बताता है, एक्सक्लेम को बताता है ना, तो आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लोगे। और भी आपके पास वर्ड होगा, जैसे आप कह रहे हो अलास, क्या कहते हो? अलास। जैसे कहते हो अलास वी आर डिफीट, हम हार गए, तो आपके दुख को बताएगा। तो दुख को बता रहा मतलब आप कह दोगे सर सौरो, क्या कह दोगे आप? सौरो कह दोगे। तो इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है आपकी फीलिंग बताने के लिए। तो ब्रावो के लिए आपको अपलॉड का इस्तेमाल करना है। अपलॉड इन दो जगह तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आपका अपलॉड लिखा है। इसके बाद ये जो सेंटेंस है आपका, ये हो जाना चाहिए अजर्टिव सेंटेंस, है ना। ये जो सेंटेंस लिखा है ये कैसा हो जाना चाहिए? अजर्टिव। अजर्टिव मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। और पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर मेन वर्ब लिखी जाती है, और फिर क्या लिखा जाता है आपका? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिखा होना चाहिए, इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ चाहिए मुझे। तो यहाँ सेंटेंस देखे, द स्पेक्टेटर्स अपलॉड, द स्पेक्टेटर्स अपलॉड, आपको साथ में देखते हुए चलना है। द प्लेयर्स सेइंग, है ना, जॉयफुली टू डू वेल। यहाँ देखो जॉयफुली, अब जब आपने अपलॉड लिख दिया तो जॉयफुली कहने की आपको ज़रूरत है क्या? दो फीलिंग तो है ही नहीं, फीलिंग कितनी थी आपके पास? एक फीलिंग, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। जॉयफुल मतलब जॉय बताता है खुशी को, जब आप अपलॉड बता रहे हो किसी चीज़ को, उत्साह बता रहे हो, उत्साहवर्धन को बता रहे हो, तो आपको जॉयफुल कहने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, तो ये वाला आंसर हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पे देखो, इसको आप लिखोगे तो होगा द हैड डन वेल, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी आपका आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी आंसर आपका मार्क होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल देखिए भाई, एक बार पढ़ो इसको फिर देखते हैं। सेंटेंस लिखा है, ही सेड दैट ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या एक बात मुझे यहाँ बता दो, इन्वर्टेड कॉमा लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ एक कंजंक्शन भी लिखा है दैट। अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के अगर आपने कंजंक्शन लगा ही दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते हो क्या कि ये तो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ? कौन सा स्पीच हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों ध्यान रखना, आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें ये नहीं कहा जाता है कि डायरेक्ट स्पीच लिखा तो इनडायरेक्ट बदलो। वहाँ ये लिखा होता है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, इस सेंटेंस को चेंज करो। चेंज का मतलब हो रहा है अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में लाओ, और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में ले जाओ। तो यहाँ हम लोग देख लेते क्या होगा, है ना। तो ये आपके पास स्पीच हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लाएंगे तो स्पीकर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सैड है, ठीक है, टोल्ड होना चाहिए था, पर यहाँ पे लिसनर नहीं है तो सैड ही होगा। ही सैड लिखा होना चाहिए, ही सैड लिखा होना चाहिए, सभी जगह ही सैड लिखा है। इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए, सभी जगह इन्वर्टेड कॉमा भी आ गया। ही सैड ही वेंट। अब ये जो होता है ना, देखो ये मैंने आपको बताया कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, ये किसके अकॉर्डिंग बदलता है? स्पीकर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो वापस से यहाँ फर्स्ट पर्सन हो जाना चाहिए। जब मैं डायरेक्ट स्पीच में जाऊँगा तो वापस से यहाँ क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट पर्सन। और ही के हिसाब से आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई। तो देखो आई कितनी जगह लिखा है? इतनी 3 जगह आई लिखा है। यहाँ ही लिख दे एज इट इज़, तो आप कह दोगे ये तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ही गोज़। क्या लिखा है भाई? ही गोज़ लिखा है। अगर गोज़ लिखा है तो आपने कहा सर ये इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में भी इसका टेंस सेम ही रहेगा, डायरेक्ट में भी इसका टेंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि ये बता रहा है आपका रूटीन एक्शन को, रूटीन एक्शन बता रहा है तो उसका टेंस नहीं बदलता है। मतलब मुझे आई के साथ क्या चाहिए? तो आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गोज़ नहीं लिखा जाता, आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लिखा जाएगा? गो। तो आई के साथ मुझे गो चाहिए, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। आई के साथ विल को फ्यूचर जाने की आपको ज़रूरत है नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपके पास आंसर आई के साथ गो चाहिए। एक ही आंसर बचा है, कौन सा? बी। देखो आपको बाकी पार्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, कितना आसान है, कितना आसान है आपका मार्क्स कवर करना। और आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अपने इंग्लिश के बहुत अच्छे से मार्क्स छोड़ के आ गए हो। जिन लोगों का पटवारी का पेपर हो चुका है और जिन लोगों का आगे पेपर आने वाला है, वो इन बातों को समझ लो। ये मार्क्स बहुत ईजी है, बहुत आसान है, किसी और सब्जेक्ट से अच्छा है, यहाँ आप स्कोर कर जाओ। ईजी मार्क्स है, फ्री मार्क्स है आपके। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
लिखा है कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज ने कहा पहले विटनेस को बुलाओ, है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इस सेंटेंस में समझो, यहाँ लिखा है ये कॉल, कॉल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद ये जो लिखा है ना, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में क्या नहीं है, तो आपको सर सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं होता है तो ऐसे सेंटेंस आपके कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के और भी आपके कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ऑब्जेक्ट लिखा हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है और ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव अगर मुझे लिखना है तो नेगेटिव लिखने के लिए मैं लिखूंगा डू नॉट। क्या लिखूंगा? डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या लिख दूंगा? आपका ऑब्जेक्ट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या बताते हैं? तो आपको सर इम्पेरेटिव सेंटेंस बताते हैं आपकी रिक्वेस्ट को। किसको बताएंगे? आपकी रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट को नहीं बताते हैं तो फिर ये बताएंगे आपके ऑर्डर को। किसको बताएंगे? ऑर्डर को। ऑर्डर को नहीं तो फिर ये बताएंगे आपको वार्निंग। क्या बताएंगे? वार्निंग। वार्निंग नहीं बता रहे तो फिर ये बताएंगे किसको? वार्निंग नहीं बता रहे तो फिर ये बताएंगे किसको? एडवाइस को। किसको बताएंगे? एडवाइस को बताएंगे। ठीक है। एडवाइस नहीं बता रहे तो फिर ये बताएंगे प्रोहिबिशन। किसको बताएंगे? प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन नहीं बता रहे तो फिर ये बताएंगे किसको? कमांड को। किसको बताएंगे? कमांड को। तो आपको सर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वार्निंग, एडवाइस, प्रोहिबिशन या कमांड बताते हैं, इन्हें लिखा जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव लिखना है तो डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या लिखेंगे? हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे कि सेड लिखा ना, तो सेड का टोल्ड कर रहे थे। वो सेंटेंस है अजर्टिव। अजर्टिव का मतलब था या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं? तो अब हम पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको ये समझना पड़ेगा कि इन 6 में से कौन सा एक्शन हो रहा है, और जो एक्शन हो रहा है उसी एक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? तो आपको लेना है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो सेड लिखा है ना, तो ये सेड देखो, जज ने क्या कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ, तो जज क्या करेगा? ये कमांड देगा। कमांड देगा तो आपको सर ये सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आप कमांड का सेकंड फॉर्म मतलब आपको लिखना पड़ेगा कमांडेड। क्या लिखना पड़ेगा भाई? कमांडेड। तो सभी जगह आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो वो कमांडेड होना चाहिए। तो आपको सर बिल्कुल चारों जगह कमांडेड लिखा है। ठीक है, कमांडेड हो गया। इसके बाद क्या होता है? तो रिपोर्टिंग जैसे हम लोग दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। तो यहाँ पे दैट नहीं लगाना है ना, दैट नहीं लगाना है। आपको क्या करना है कि किसी को तो कमांड दी होगी, तो कमांड दी होगी तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? टू के साथ। टू के साथ जो आपका सेंटेंस उसका है उसको एज इट इज़ लिखा जाता है ना। तो टू के साथ आपका सेंटेंस एज इट इज़ लिखा जाता है। तो देखो टू के साथ आपका सेंटेंस एज इट इज़ लिखा है, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, है ना। यहाँ पे देखो दैट द फर्स्ट विटनेस विल बी कॉल्ड, द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड। तो ये 2 सेंटेंस तो आपके आंसर हो नहीं सकते हैं। तो आपके आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। अब आपको एक बात समझना है ना, जब हम लोग इनका इस्तेमाल करते हो तो इनके बाद लिसनर का होना जरूरी है कि किसी को तो कहा होगा, किसी को तो कहा ही होगा ना। तो आपको देम लगाना जरूरी है। क्या यहाँ पे लिसनर है? क्या नहीं है। अगर लिसनर नहीं है मतलब ए आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा भाई? बी आंसर होगा। ठीक है, देख लो एक बार फिर से इस सेंटेंस को समझ लो। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चले अगला देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला लिखा है He said to Sita, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? पहली बात तो यहाँ देखो ये सेंटेंस लिखा when से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन मार्क ये जो आपके पास लिखे हुए इन्वर्टेड कॉमा इनको हटाते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही बनता है आपका कंजंक्शन। क्या बनेगा भाई? ये कंजंक्शन। और बाकी का जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस बनता है आपका अजर्टिव। कैसा बन जाता है भाई? अजर्टिव। अजर्टिव मतलब क्या होगा कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और बात हम समझते हैं कि सर ये सेड का हम लोगों ने टोल्ड किया था जब सेंटेंस था अजर्टिव। कैसा सेंटेंस था? अजर्टिव। पर ये सेंटेंस तो आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लिख सकते हो या तो आस्क। क्या लिख सकते हो? आस्क। देखो से लिखा है तो आस्क होगा, सेड लिखा है तो आस्क होगा, है ना। ईडी लग जाएगा, उसमें सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ऐसे आप आस्क नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इंक्वायर। क्या लिख सकते हो आप? इंक्वायर लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो वॉन्ट टू नो। क्या लिख सकते हो? वॉन्ट टू नो लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो इंट्रोगेट, है ना, पूछताछ करना, तो आप इंट्रोगेट कह सकते हो। या तो क्वेश्चन लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। जो पूछने के लिए आपकी वर्ब होती है वो वर्ब लिखी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे जो वर्ब लिखी है वो लिखी इंक्वायर्ड। कौन सी लिखी भाई? इंक्वायर्ड लिखी। तो बिल्कुल वर्ब तो बिल्कुल सही लिखी है। किससे पूछा ऐसा? किससे इंक्वायरी की? तो आपको सर सीता से। तो ये सीता लिखा हो भी क्या हो गया आपका? सही हो गया। यहाँ सीता है क्या? नहीं है, ये इसके बाद आ गया। तो आपको सर ये अरेंजमेंट गलत है, मतलब ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि ये कंजंक्शन बनेगा, तो वैन आपका कंजंक्शन बन रहा है। ये तीनों जगह वैन कंजंक्शन बन गया।
अगला मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके बाद जो सेंटेंस लिखा है वो असर्टिव हो जाता है। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो लिखा यू, यू सेकंड पर्सन होता है, ये लिसनर के हिसाब से बदलता है और लिसनर सीता के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा शी। क्या लिखना पड़ेगा? शी। पर यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है, जबकि असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में होती है, मतलब ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। तो आंसर मेरा होगा या तो ये वाला या तो ये, इन दोनों में से कोई सा एक आपका आंसर होगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि देखो ये आपके पास सेकेंड फॉर्म लिखा है तो ये आपका पास्ट में आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग पास्ट है तो यू इंटेंड, इंटेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपको सेकंड फॉर्म, पास्ट से इंडेफिनिट में आओगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, मतलब आपको कहना पड़ेगा इंटेंडेड। तो ये आपके पास हो गया इंटेंडेड। तो ये दो सेंटेंस में से कोई सा एक आंसर होगा, या ए और डी तो आपके आंसर हुए नहीं। आगे देखते हैं टू पे बैक द मनी, टू पे बैक द मनी शी बोरोड। अब यहाँ देखो, यहाँ सेंटेंस समझो थोड़ा, यहाँ पे लिखा है यू बोरोड, यू बोरोड जो लिखा है ना ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ देख लो भाई, एक बात समझो, ये आपके पास पर्सनल प्रोनाउन यू लिखा है, लिसनर के हिसाब से बदलेगा, मतलब सीता के हिसाब से शी होना चाहिए। तो ये जो मेरे दो ऑप्शन है, मुझे बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करना, ये जो दो ऑप्शन लिखे दोनों में सी लिखा है। शी के बाद देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो करस्पॉन्डिंग जब मैं पास्ट लाऊंगा तो ये इनडायरेक्ट स्पीच जब बनेगा तो इसका जो टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ लिखा है, यहाँ हमने सेम टेंस का यूज़ कर लिया, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस को बस चेक करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है ना। सेंटेंस कितने ही बड़ा हो, बहुत बेसिक सी चीज़ें चेक करना है आपको, हर बार वर्ड के मीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट अगला देखते हैं। और कोई तुक्का कोई ट्रिक काम नहीं करता है ना, आप पढ़ो, जय माता दी लगाने से कोई आंसर नहीं आते भाई। थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रखो, पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी रखोगे तो अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। डू यू वांट बलून्स, देखो ये भी अगर आप देखोगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर इंट्रोगेटिव में ये जो सेंटेंस है ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड सेंटेंस क्या होते हैं? तो जिनके आंसर या तो यस से आएगा या तो नो से आएगा, जिसका आंसर या तो नो से आएगा या तो किससे आएगा? यस से। और एक और बात कह दोगे सर ऐसे सेंटेंस के स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड है ना, किसी भी क्वेश्चन वर्ड या आप कहोगे सर प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता है ना। डू यू वांट बलून्स, क्या तुम्हें बलून्स चाहिए, है ना, क्या तुम्हें बलून्स चाहिए, तो या तो आंसर यस में होगा या तो नो में। तो आपको सर ये आपके पास होते हैं क्लोज एंडेड। अब क्लोज एंडेड सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये लिखा है ना रिपोर्टिंग वर्ब, तो पूछने के लिए आप आस्क का, क्वेश्चन का, इंक्वायर का, वांट टू नो का, इंट्रोगेट का, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ लिखा है आस्क, ये लिखा है आस्क। ठीक है, ये तो सही हो गया, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म तो इसलिए मुझे आस्क का सेकंड फॉर्म मतलब आस्क लगाना पड़ा। अब आपको क्या करना है कि क्लोज एंडेड सेंटेंस में जो आपका चेंज है वो क्या है कि जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटाते हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको लिखना पड़ेगा या तो इफ़, और इफ़ नहीं तो क्या लिख दोगे आप? वेदर। इफ़ नहीं तो क्या लिख दोगे? वेदर लिख। देखो अगर क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो क्वेश्चन वर्ड ही आपका कंजंक्शन बनेगा, ओपन एंडेड सेंटेंस होता है, लेकिन अगर क्लोज एंडेड सेंटेंस है तो वहाँ तो क्वेश्चन वर्ड होगा नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको कंजंक्शन इस्तेमाल करना, और क्या इस्तेमाल करना है? इफ़ या वेदर। और इसके बाद जो आपका सेंटेंस लिखा होगा वो होगा असर्टिव। असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं, देखते हैं। ही आस्क द चाइल्ड, उसने किससे पूछा? यहाँ देखो ये लिखा है ना, ये आपका लिसनर लिखा है चाइल्ड। ही आस्क द चाइल्ड, ही आस्क द चाइल्ड, ही आस्क द चाइल्ड, ये भी सही है, चारों ऑप्शन यहाँ तक तो सही है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि या तो इफ़ होगा या तो क्या होगा? वेदर। या तो इफ़ होगा या तो वेदर होगा। यहाँ ना तो इफ़ लिखा है ना वेदर लिखा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो यहाँ इफ़ लिखा है तो ये भी सही है। अब देखो यू, यहाँ क्या लिखा है? यू। यू किसके हिसाब से बदलता है? लिसनर के हिसाब से। आपका लिसनर कौन है? चाइल्ड है, तो चाइल्ड के लिए आप इस्तेमाल करते हो इट का। किसका? इट का इस्तेमाल करो, क्योंकि मुझे असर्टिव सेंटेंस चाहिए। इफ़ या वेदर के बाद असर्टिव सेंटेंस मतलब पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। यहाँ देखो क्या पहले सब्जेक्ट आया है क्या? नहीं। और चाइल्ड के बाद यहाँ देखो वेदर, वेदर के बाद यहाँ सब्जेक्ट तो आया ही नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा। चलो एक काम करते हैं, दोनों को देख लेते हैं। यू, यू के बाद लिखा है वांट। वांट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको करस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाऊंगा तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है वांटेड। यहाँ देखो क्या वांटेड लिखा है क्या? तो यहाँ लिखा है वुड। वुड होता है विल का, तो विल तो है ही नहीं सेंटेंस में, अगर विल नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब मेरा आंसर होगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। धीरे धीरे मैं आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चल रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन को फटाफट आंसर करना सीखेंगे, कैसे आंसर किए जाते हैं। अगला सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टुडे, मैं आज जा रहा हूँ। अब यहाँ देखो ये आपको टाइम बताने वाला वर्ड है। क्या बताने वाला वर्ड है भाई? टाइम। तो मैंने आपसे कहा कि देखो ये वर्ब लिखी पास्ट में तो इसका टेंस बदलेगा,
और इसका टेंस बदलेगा तो टाइम बताने वाला वर्ड भी बदलेगा। तो टाइम टुडे है तो इसका होगा दैट डे। तो पहले हम लोग ये जो चेंजेस होते हैं ना उन्हें देखा करो। यहाँ टुडे लिखा ये आंसर हो नहीं सकता, यहाँ टुडे लिखा ये आंसर हो नहीं सकता, यहाँ टुडे लिखा ये आंसर हो नहीं सकता है। तो टुडे का डेट डे एक ही ऑप्शन में लिखा है, मतलब मेरा आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। कौन सा आंसर हो गया भाई, डी वाला। कितना आसान था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ही प्रॉमिस आई विल डू इट टुमारो। मैंने आपसे क्या कहा, ये लिखा है प्रॉमिस, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, तो ये टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। क्या यहाँ नेक्स्ट डे लिखा है क्या, नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ लिखा ये हो सकता है, यहाँ नहीं लिखा मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ नेक्स्ट डे लिखा मतलब ये आंसर हो सकता है। तो मेरा आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। अब चेक करना है दोनों में से कौन सा होगा। विल का अगर मैं पास्ट करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये पास्ट है तो ये इसका टेंस भी पास्ट होगा, तो पास्ट में विल का पास्ट होता है वुड। क्या यहाँ वुड लिखा है क्या, मेरे पास आंसर देखो या तो बी होगा या तो डी, पर बी में तो विल का वुड किया ही नहीं है, मतलब बी आंसर भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर फिर एक ही बच रहा है जिसमें वुड लिखा है, मतलब आंसर कौन सा है आपका, डी है। कितना आसान हो गया है, बहुत आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और इजीली आंसर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखो पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब जो भी आप कंजंक्शन लगाओगे इस क्वेश्चन मार्क को हटा के तो वो व्हाट होना चाहिए। तो सेड का हो जाएगा आस्क, यहाँ आस्क लिखा है, यहाँ आस्क लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, मी भी लिखा है। आपको कंजंक्शन की जगह व्हाट का यूज़ करना है तो व्हाट लगाए। वेदर का यूज़ किया जाता है जब आपके पास क्वेश्चन वर्ड नहीं हो, पर यहाँ तो क्वेश्चन वर्ड है, मतलब डी आंसर नहीं हो सकता। तो आपने इसका लिख दिया व्हाट। अब अगला जो पार्ट है ना, आप ये कंजंक्शन तो यूज़ कर लिया। कंजंक्शन के बाद मैंने आपको क्या कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो तो ये असर्टिव होगा, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना तो कैन शी से पहले कैसे आ गया, इसको तो बाद में आना चाहिए है ना, जो भी हो ये तो बाद में होना चाहिए, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ लिखा, यहाँ लिखा है, ये लिखो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये भी करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग पास्ट में कैन का होता है कुड, कैन का क्या होता है कुड। तो मुझे सिर्फ दो ही चेक करना है, तो यहाँ तो कैन का कैन एज इट इज़ लिख दिया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कैन का कुड हो रहा है, मतलब मेरा आंसर कौन सा है, ए है। कौन सा है, ए। आपको वर्ड को क्वालिफाई करना है, बस आंसर इजीली आ जाएंगे। अगला देखो, रामास कृष्णा वेयर आर यू गोइंग टुडे। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई ये अगर आपके पास वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सैड ही लिखा हूँ, आस्क भी हो सकता है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, मतलब इसका टेंस बदलेगा, इसका टेंस बदलेगा तो ये टाइम बताने वाला वर्ड भी बदलेगा और टुडे का होगा दैट डे। तो यहाँ दैट डे लिखा है, यहाँ प्रीवियस डे लिख दिया, प्रीवियस डे होता है यस्टरडे का, मतलब मैं बी आंसर तो नहीं बता सकता हूँ। यहाँ लिखा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे होता है टुमारो, मतलब अगले दिन का, तो ये भी आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ। द डे बिफोर, डे बिफोर मतलब पिछले वाला दिन, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। तो अब तो मुझे कुछ भी चेक नहीं करना, मेरा आंसर ही आ गया ना। कौन सा आंसर हो गया, ए। बस इजीली आपका आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, कितना आसान है, कोई ट्रिक नहीं काम करती, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। देखो बाकी चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जो चेंजिंग वाले वर्ड है पहले वही देख लो तो आपके आंसर आ जाएंगे। मिनी सेड टू मी आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई मदर। ठीक है, मिनी सेड टू मी, तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखना है, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि सेड का टोल्ड होना चाहिए। सेड का टोल्ड, यहाँ सेड लिखा है, यहाँ टोल्ड है ना, तो मेरा आंसर बी और सी तो नहीं हो सकते क्योंकि लिसनर है तो टोल्ड होगा ही होगा। मिनी टोल्ड, मिनी ने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, तो मुझे मी चाहिए। क्या यहाँ लिसनर है क्या, नहीं, यहाँ लिसनर नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर देखो निकालना कितना हो गया, ये आई जो होता है स्पीकर के अकॉर्डिंग, मतलब मिनी के अकॉर्डिंग। देखो मैं इसको क्वालिफाई कर देता हूँ, मिनी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे शी, क्योंकि वो लड़की है। हैव बॉट जो लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट होगा, करस्पॉन्डिंग पास्ट तो हैड बॉट हो जाएगा। दिस का होगा दैट, मैंने बताया था नियरनेस का फारनेस में ले जाओगे तो दिस का क्या होगा, दैट होगा, दैट फ्लैट फॉर माई मदर, मतलब किसकी, मिनी की मदर। तो मिनी की मदर मतलब आपको कहना पड़ेगा हर मदर, तो ये आपका डी आंसर हो गया। कितना ईजी था निकालना, आपका यहीं से खत्म हो गया, तो बाकी तो आपको पढ़ना भी नहीं था। देखो अगला देखते हैं, द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव, है ना। तो पुलिस चोर को इस तरीके से कहेगी हिलना मत, नहीं तो क्या कर दूंगा, गोली मार दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, पुलिस का ऑर्डर है। क्या है ये, ऑर्डर है। इंपेरेटिव सेंटेंस नजर आ रहा है ना आपको भाई, ये देखो मैंने आपको बताया डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर लिखा हो जाए, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ देखो डोंट मूव आपके पास लिखा, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इस इंपेरेटिव सेंटेंस में पुलिस जो है चोर को क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है। और मैंने आपसे कहा इंपेरेटिव सेंटेंस में जो भी कंडीशन होती है वही आपकी बनती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ देखो सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो मुझे ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ऑर्डर कितनी जगह लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ टोल्ड लिख दिया है, तो आपको सर ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ ऑर्डर लिखा मतलब ये हो सकता है। किसे ऑर्डर दिया है, तो आप कहोगे
द थीफ, है ना, किसे ऑर्डर दिया है, थीफ को ऑर्डर दिया है। तो आप कहोगे सर देखो सेट टू का आपने ऑर्डर कर दिया है तो टू द थीफ आपको कहने की ज़रूरत है नहीं, है ना, यहाँ लिखा है ना टू द थीफ, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, सेट टू हट के आपका ऑर्डर हुआ है। तो ऑर्डर द थीफ, किसे ऑर्डर दिया है, थीफ को। तो मेरे पास आंसर या तो ए होगा या तो बी। अब इसका आपको एक बात ध्यान रखना है भाई, है ना, इसके आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। और वो बात क्या है कि जब आप नॉट लगाते हो, क्या लगाते हो आप, नॉट, तो नॉट जो होगा ना इस टू से पहले लगेगा, टू के बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना, टू के बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। मैंने आपको बता ही रखा है कि टू के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ देखो ये नॉट का इस्तेमाल पहले होगा, मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, ए होगा। यहाँ तो आपने चेंज कर दिया, सेंटेंस चेंज कर दिया, मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरा आंसर हुआ ए वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं अगला सवाल क्या लिखा है। नंदिता सेड टू नितिन कैन यू सॉल्व दिस सम। नंदिता ने कहा नितिन से कैन यू सॉल्व, ये क्वेश्चन मार्क लिखा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मुझे आस्क चाहिए। आस्क यहाँ लिखा है, आस्क यहाँ भी लिखा है, आस्क यहाँ भी लिखा है और आस्क यहाँ भी लिखा है, चारों जगह लिखा है, मतलब कोई सा भी आंसर हो सकता है। नितिन से कहा, सभी जगह नितिन भी लिखा है। ये जो सेंटेंस है ना ये क्लोज एंडेड है, मतलब मैं ये जो आपके कॉमा लिखा है, इन कॉमा को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, या तो इफ़, और इफ़ नहीं तो क्या, वेदर आना चाहिए। तो सभी जगह इफ़ लिखा है, मतलब हो सकता है। इसके बाद मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सेंटेंस जो होता है वो आपका असर्टिव हो जाना चाहिए ना। आप यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल करोगे इसको हटा के, और इफ़ नहीं तो क्या यूज़ करोगे आप, वेदर यूज़ करोगे। और इफ़ या वेदर के बाद आपको असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, कौन आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब, और फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखोगे ना तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आ गया, मतलब ए और बी तो आपके आंसर की कैटेगरी में है ही नहीं। तो आपके आंसर की कैटेगरी में या तो सी होंगे या तो डी होंगे। चलो देखते हैं। ही कुड सॉल्व दिस सम। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई ये जो चेंज हो रहा है ना तो इस दिस का क्या होगा, तो दिस का आपको कहना पड़ेगा दैट। दिस का क्या कहना पड़ेगा, दैट कहना पड़ेगा। ही कुड सॉल्व दिस सम, तो दिस सम नहीं होगा, ये आपका आंसर क्या है, गलत है। तो आपको कहना पड़ेगा दैट सम। क्या कहना पड़ेगा भाई, दैट सम, है ना। नंदिता आस्क्ड नितिन इफ़ ही कुड सॉल्व दैट सम, ठीक है। कुड लिख दिया है तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, या सेकंड फॉर्म आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, डी हो गया, ठीक। बता रहे हैं ना दिस का दैट होगा। अगला देखो, अगला सवाल है, बहुत आसान से सवाल है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बाकी सब बन जाएंगे। बस ये 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, फिर दिमाग नहीं लगाना है। अभी का पेपर देखे और अच्छे से समझो, डिटेल में हम फिर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, ही सेड दैट ही हैड बिन वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने कहा कि वह वहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रहा था। ही सेड दैट लिखा है और इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं है, तो ये आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच है। कैसा स्पीच है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं इसे जब डायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा तो देयर का ये दूर वाला वर्ड पास में आ जाएगा, तो देयर का क्या होना चाहिए, हियर। देखो हियर कहाँ का लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, तो मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। आंसर ए, बी या डी में से कोई एक होगा। चलो देखते हैं। यहाँ देखो ही सेट के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, ही सेट के बाद इन्वर्टेड कॉमा सभी जगह है। ही जो है ना, ही जो है ये होता है आपका स्पीकर, है ना। ही जो यहाँ जो लिखा है ना ये आपका चेंज हुआ ना ही के अकॉर्डिंग, तो आपको सर ये स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और स्पीकर के अकॉर्डिंग जब इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। यहाँ आई है क्या, यहाँ आई है क्या, नहीं, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ आई है मतलब ये हो सकता है। हैड बिन वेटिंग लिखा है, क्या लिखा है, हैड बिन वेटिंग। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ना। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये करस्पॉन्डिंग चेंज हुआ। इनडायरेक्ट स्पीच में करस्पॉन्डिंग हम पास्ट में आए हैं, तो पास्ट में आए तो पास्ट परफेक्ट में आएंगे, तो जब डायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हैज़ के साथ बिन, और बिन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए। तो यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है क्या, आई एम वेटिंग लिखा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, ए। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आसान चीज़ें है ना, बहुत आसान चीज़ें, मैं आपको बार बार रिपीट करूँ, बस आपको थोड़े से वर्ड समझना है। सेंटेंस है, प्लीज़ टेक केयर मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर। विजिटर ने कहा, देखो प्लीज़ अगर लिखा हो, क्या लिखा हो, प्लीज़ लिखा हो, तो प्लीज़ बताता है रिक्वेस्ट को। प्लीज़ किसको बताता है, रिक्वेस्ट को। और अगर ये रिक्वेस्ट है इसका मतलब ये हो गया कि ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब बनने का काम जो भी कंडीशन है वही करती है। मतलब आपका रिक्वेस्ट ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बनेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब देखो यहाँ पे सेड लिखा है, सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब मुझे रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा।
रिक्वेस्ट का सेकंड फॉर्म होता है रिक्वेस्टेड, टोल्ड नहीं आ सकता। यहाँ रिक्वेस्टेड लिखा ये हो सकता है, यहाँ वांटेड लिखा मतलब ये भी नहीं हो सकता। मतलब मेरा आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। एक और बात मैंने आपसे बताई कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लिसनर का होना जरूरी है, तो यहाँ लिसनर लिखा है देम कि उनसे कहा, यहाँ लिसनर है क्या, नहीं है, तो आपको सर यहाँ लिसनर नहीं है। अगर लिसनर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर ये आंसर नहीं हुआ तो ये देम हो गया। इसके बाद मैंने कहा इसके बाद जो भी चीज़ें होती है उसको आप टू के साथ लिखते हो, तो टू के साथ लिखा है मतलब आंसर कौन सा हो गया आपका, ए हो गया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आरती सेट आई एम इन अ हरी टुडे। आरती ने कहा, पास्ट में कहा था, मतलब इसका टेंस बदलेगा, तो ये जो वर्ड है ये भी बदलेगा। टुडे का होता है दैट डे, तो दैट डे होना चाहिए। पहले हम लोग यही चेक करो जो वर्ड है, यहाँ लिखा है टुडे, ये गलत हुआ, यहाँ भी टुडे लिखा ये भी गलत हुआ, यहाँ दैट डे लिखा है, मतलब या तो ए आंसर होगा या तो डी। ज़्यादा चेक करना ही नहीं आपको। देखो सेड लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिसनर है नहीं तो सेट का सेट ही होगा, ये सेट है। हर बार टोल्ड करने की ज़रूरत नहीं कि सेट का टोल्ड, मैं आपको बता रहा हूँ लिसनर होगा तभी सेट का टोल्ड होगा, वरना नहीं होगा। तो सेट लिखा है, दैट लिखा है। आई फर्स्ट पर्सन है स्पीकर के अकॉर्डिंग, मतलब आरती, आरती कोई लड़की है इसलिए शी होना चाहिए, तो शी है। ये जो टेंस है करस्पॉन्डिंग पास्ट में आना चाहिए, तो एम का करस्पॉन्डिंग पास्ट होगा वॉज, इज़ नहीं होगा, है ना, तो ये गलत हो गया। आपका आंसर हो गया ए। जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है वो अभी ये समझो कि नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जा सकता है एज सुन एज, और फिर उसके बाद हम लोग इसका डिटेल टॉपिक भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हेन डिड यू मीट माई ब्रदर शी आस्क मी। तो यहाँ देखो ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क अगर आप हटाओगे यहाँ पे आस्क डायरेक्ट ही लिख दिया तो यही रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि आप वांटेड टू नो भी लिख सकते हो, आप आस्क भी लिख सकते हो, आप आस्क भी लिख सकते हो, और आप वांट्स टू नो, यहाँ देखो आस्क लिखा है तो आपको वांट्स टू नो कहने का तो अधिकार ही नहीं है, आपको वांटेड टू नो कह सकते हो, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। शी आस्क मी, आपके पास लिसनर भी है, कौन है, मी, क्या यहाँ लिसनर लिखा है क्या, नहीं लिखा। अगर लिसनर नहीं है मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ लिसनर है क्या, नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ आपको लिसनर चाहिए था और यहाँ लिसनर लिखा है, मतलब ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सी। कौन सा आंसर हो गया, सी। इजीली क्वालिफाई कर गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ, है ना। यहाँ देखो क्या लिखा है आपके पास, ये डायरेक्ट लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखा है, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, और डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी ये दिया गया है ऑर्डर। क्या दिया गया है, ऑर्डर। तो आपके पास जो रिपोर्टिंग वर्ब बनेगी वो ऑर्डर से बनेगी। सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे सेड लिखा है मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ ऑर्डर लिखा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे लिखा है टू द आर्मी, किससे कहा भाई, आर्मी से। तो आर्मी का है तो आपको चाहिए द आर्मी चाहिए, तो यहाँ द आर्मी लिखा है, क्योंकि सेड टू ही कन्वर्ट हुआ है ऑर्डर में, तो द आर्मी चाहिए, मतलब आपका टू आएगा नहीं, वो आंसर हो नहीं सकता, वो तो हमने हटा दिया। ए वैसे भी ये आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ए बी सी और डी लिखे हैं इन तीनों में से। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि टू के साथ आपको लिखना होता है टू मार्च फॉरवर्ड, टू मार्च फॉरवर्ड, टू अटैक, अटैक की तो बात ही नहीं हुई है, मतलब ये गलत। और देखो यहाँ पे लिखा नाउ, नाउ मतलब ये बता रहा है टाइम को, अभी, और ये कहा पास्ट में, तो नाउ का अगर आप करोगे तो पास्ट टेंस में आपको उस टाइम ऐसा कहा था, तो आपको कहना पड़ेगा देन। क्या कहना पड़ेगा, देन। दैट डे की, दैट डे किसका होता है, तो दैट डे होता है टुडे का, किसका होता है, टुडे का। नाउ का क्या होता है, तो नाउ का होता है देन, मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया, बी, सी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है, इतनी चीज़ें कर लोगे, आसान चीज़ें हैं, बस पढ़ते जाओ। अगला देखो, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी का पहले तो आपको पता है ही टोल्ड मी होना चाहिए। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी कहाँ गया, नहीं है, मतलब ये आंसर होगा नहीं। ही टोल्ड मी कहाँ गया, ये आंसर होगा नहीं। ही टोल्ड मी कहाँ गया, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा कौन सा, ए। ही टोल्ड मी दैट देयर आर का वर्ब हो जाएगा, पास्ट होगा करस्पॉन्डिंग, सेरेमनीज गोइंग ऑन। ठीक है, ईजी था। अगला देखते हैं, डेविड सेड टू अन्ना, है ना। तो डेविड सेड टू अन्ना मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। टुमारो है ना। सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब इसका टेंस बदलेगा, ये वर्ड भी बदलेगा। टुमारो होता है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे चाहिए आपको, तो यहाँ तो है नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो गया। टुमारो चाहिए नहीं, मतलब ये हो नहीं सकता है। नेक्स्ट डे आपको चाहिए, तो आपका आंसर या तो बी होगा या तो डी। ए और सी तो आपके ऑप्शन से बाहर हो गए, तो बी और डी में हम लोग देख लेते हैं। डेविड टोल्ड अन्ना, डेविड टोल्ड अन्ना यहाँ तक लिखा है, दैट लिखा है, दैट भी लिखा है। मोना किसी का नाम है तो इस तो स्पीकर और लिसनर के हिसाब से चेंज होगा नहीं, तो सेम है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जो विल है करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाओगे तो विल का होता है वुड, विल का क्या होता है, वुड होता है। क्या यहाँ वुड लिखा है क्या,
वुड लिखा है कि नहीं लिखा है? वुड सिर्फ यहीं लिखा, मतलब आपका बी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी। कौन सा आंसर होगा? डी। देखो प्रीवियस एग्जाम में किसे व्यापम ने क्वेश्चन पूछे हैं, आगे कैसे पूछ सकते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन निकाले गए। आप एक बार इन्हें पढ़ लो तो ज़्यादा चीज़ें आपको दिक्कत नहीं करेगी। पिंकी सेड टू गौरव। अब देखो एक बात और दमो, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम आपकी मेहनत से ही क्वालिफाई हो सकती है, कोई क्वालिफाई नहीं करा सकता। अगर मैं आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाता तो जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, मान लो हज़ारों में, तो सब हज़ारों की नौकरी लगनी थी। लिमिटेड लोगों की नौकरी क्यों लग रही है? क्योंकि उन लोगों ने सेल्फ खुद से मेहनत की, खुद से प्रैक्टिस की। तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो मेहनत आपको खुद करना होगी, प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। पिंकी सेड टू गौरव, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। देखो पहली बात तो यहाँ देखो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, विल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में भी है ये क्लोज एंडेड। वो क्लोज एंडेड जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम लोग कंजंक्शन की जगह इस्तेमाल करेंगे या तो इफ़ का, और इफ़ का नहीं तो किसका? वेदर का। और इसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। और क्या होगा कि ये अगर पास्ट है तो इसका टेंस भी पास्ट में होगा, और ये जो वर्ड है ना ये भी बदलेंगे, तो नाउ का होगा देन। देखो कहाँ का देन लिखा, यहाँ लिखा देन, यहाँ तो जस्ट नाउ है, मतलब ये आंसर होगा क्या? नहीं हो सकता। यहाँ भी जस्ट नाउ है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी जस्ट नाउ है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो देन तो एक ही जगह आ रहा है इस सेंटेंस में, तो और कुछ नहीं करना था। आपका आंसर ए। कितना इजीली मार्क कर सकते हो। वॉइस और नरेशन बहुत आसान है, ज़बरदस्ती आप कठिन बनाए घूम रहे हो, है ना, अपने आप को गुमराह कर रहे हो। बस चीज़ों को थोड़ा समझो तो हो जाएंगे। मैं वॉइस और नरेशन देखो लास्ट के टॉपिक पर स्टार्ट इसलिए इससे कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी जो एग्ज़ाम हुए उसमें गलत आंसर मार्क करके आए हैं या फिर टॉपिक ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो कितना आसान था, क्यों कठिन बना रहे हो आप? देखो अगला लिखा है, द बॉय सेड आई डिड द वर्क येस्टरडे। बॉय सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब इसका टेंस बदलेगा, साथ में ये वर्ड भी बदलेगा। तो येस्टरडे का होता है प्रीवियस डे, तो प्रीवियस देखो टाइम बताने वाला वर्ड है, और येस्टरडे का प्रीवियस डे होता है, यहाँ तो है ही नहीं। द डे बिफोर एक दिन पहले की बात है, तो आप द डे बिफोर भी कह सकते हो, प्रीवियस डे भी कह सकते हो। द डे बिफोर यहाँ भी लिखा है, येस्टरडे यहाँ लिखा है, मतलब ये तो नहीं होगा, है ना, एक दिन पहले की बात है, तो द डे बिफोर को या प्रीवियस डे को दोनों कह सकते हो। तो इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा, है ना। ए और डी तो आपके ऑप्शन से बाहर है। चले देखते हैं। द बॉय सेड दैट, आई जो है ना वो स्पीकर के हिसाब से बदलेगा, लड़का है तो लड़के के लिए ही लगाओगे, ही। ये लिखा है डिड, है ना, डिड डू का सेकंड फॉर्म होता है। डिड क्या होता है भाई? डू का सेकंड फॉर्म, मतलब ये जो टेंस लिखा है पास्ट इंडेफिनिट है, ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। और इसे करस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाऊंगा तो वो होगा पास्ट परफेक्ट। क्या होगा वो? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है भाई? हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ लिखा है, यहाँ तो टेंस ही नहीं बदला, मतलब ये आंसर होगा नहीं। ए और डी को हम पहले ही हटा चुके थे, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? बी। ईजिली आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, कितना आसान था, कठिन नहीं बनाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है ना। कैसा फैक्ट है ये? साइंटिफिक फैक्ट। फैक्ट मतलब जो प्रूव किए जा चुके हो, तो ये साइंस ने प्रूव किया हुआ है कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। तो आज चक्कर लगाती है, कल लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो आपको सर बिल्कुल लगाएगी। कल लगाती थी या नहीं लगाती थे? तो लगाती थी। किसी दिन रुकेगी क्या? नहीं, रुक गए तो प्रलय आ जाएगा। तो आपने कहा सर ये साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। एक कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, तो इसके टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ये टाइमलेस एक्शन है। कैसा एक्शन है? टाइमलेस। तो इसके टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। सेंटेंस एज इट इज़ आना चाहिए, एज इट इज़ आना चाहिए। चलो मैं देख लेता हूँ। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पे लिखा है द टीचर आस्क, पूछने वाली तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई है, बताने वाली बात है, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। द टीचर टोल्ड, क्या लिसनर है क्या यहाँ? लिसनर है? नहीं है। तो लिसनर है तो टोल्ड नहीं करना। देखो यही बात आपकी यहाँ काम देगी अब आपकी, कि सेड देख के आपको टोल्ड नहीं करना है, लिसनर देख के टोल्ड करना है। लिसनर नहीं है मतलब टोल्ड नहीं होगा, और यहाँ भी लिसनर नहीं है मतलब यहाँ भी टोल्ड नहीं हो सकता। तो आपका आंसर हो गया कौन सा? ए। बाकी चीज़ें चेक नहीं करना है, ये चेंज होगा नहीं टेंस, ये टेंस चेंज होगा नहीं, तो ये आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। हमने बाहर से आगे से हटा दी, बाकी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी साइंटिफिक फैक्ट की। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि साइंटिफिक फैक्ट हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, कोई प्रोवर्ब लिखी हो, कोई सेइंग लिखा हो, है ना, कोई आपका नारा हो, तो ये चीज़ें कल भी वही थी, आज भी है और कल भी यही रहेगी। इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव नहीं हो सकते हैं तो आपको इनके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। अगला देखते हैं। ही सेड टू हर, वाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक। देखो यहाँ देखो वाई लिखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस से आपका कंजंक्शन बनेगा वाई,
और ये जो सेड लिखा है ना, इसका आपको लिखना पड़ेगा आस्क। क्या लिखना पड़ेगा? आस्क। यहाँ टोल्ड लिखा है, ये हो नहीं सकता। यहाँ लिखा है आस्क, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। लिसनर आना चाहिए, तीनों जगह लिसनर लिखा है। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटा के ये आपका क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। और इसके बाद आपको चाहिए असर्टिव सेंटेंस। इतनी कहानी में ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ मुझे दैट की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, दैट की ज़रूरत नहीं, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। या तो मेरा होगा सी या तो डी होगा। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ देखो लिखा है डिडंट, और डिड का हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में इस्तेमाल करते हैं भाई? पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ देखो ये लिखा है सेड, पास्ट टेंस है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग पास्ट में इसका टेंस जाएगा, और पास्ट में जाएगा मतलब आपको कहना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। क्या कहना पड़ेगा भाई? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। ये लिखा हेड, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ हेड है? क्या नहीं है, मतलब डी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी। तो यहाँ तक कि आपकी कहानी क्लियर हो गई है। मैंने आपको 25 अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन जो नरेशन के आपसे पूछे जा सकते थे वो सॉल्व करवा दिए हैं। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपने वॉइस एंड नरेशन के दोनों वीडियो अच्छे से देखे हैं तो। और घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको लैंग्वेज को समझना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। लैंग्वेज सिर्फ एक पार्ट है आपके एग्ज़ाम का, तो उस पार्ट को आपको कवर अप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको स्किप कर दो। चलिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। उसी टॉपिक को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, और कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं पहले ये देखते हैं, क्योंकि अपकमिंग बहुत सारी एग्ज़ाम्स लिंक में हैं। फटाफट पहले आप वो पेपर दीजिए। हम लोग डिटेल भी साथ में स्टार्ट करेंगे। तो पहले जिन बच्चों के भी पेपर होने वाले हैं उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अगला टॉपिक आप बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स तक हमारे शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। आपका कोई सजेशन हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।